हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री ऐप पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम उस क्लास है वो मोबाइल पे चल रही है। आपको हमेशा ऐसा ही फील लगेगा जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं। यहाँ हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली बहुत ही जीरो पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, जिसका सीधे तौर पे आपको इसका सॉल्यूशन मिले जाएगा। अब हम जो स्टार्ट कर रखे हैं वो है 12th क्लास की जो फर्स्ट केमिस्ट्री है, उसको हम फिजिकल को स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो चैप्टर है ठोस अवस्था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेसन है वो है सेकेंड लेसन विलियन। अब देखो विलियन हमारे एक्चुअल में होते क्या है कि हमने हमारे डेली लाइफ में हम बहुत से यूज करते हैं, वो सभी विलियन होते हैं। जैसे हम यदि आपने ओआरएस का घोल देखा होगा। ओआरएस का मतलब होता है, ओआरएस होता क्या है, ओआरएस होता है शुगर और साल्ट में 3:1 का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसको हम क्या करते हैं पानी में घोलते हैं तो इसका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। हो गया इतना ये। फिर इसके अलावा और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले इसमें नमक या चीनी का जो घोल बनाते हैं पानी में, वो भी क्या हो जाएगा, इसका विलियन हो जाएगा। तो एक्चुअली विलियन का हम परिभाषा क्या देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी नमक या चीनी थी, जिसको हमने किस में घोला है, जल में घोला है। जल में घोलने के बाद में पहले तो दोनों की दोनों क्या थी, अलग थी, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। एक समान है पूरा का पूरा, उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। नमक या चीनी के दाने वो अलग दिखाई नहीं देते, ना ही इन्हें हम साधारण विधियों से अलग कर सकते हैं। तो ये इसका इसी की यही परिभाषा हो जाएगी। तो विलियन एक्चुअल में होते क्या है, तो वो देखो विलियन की परिभाषा कह रही कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और समांगी का अर्थ क्या था, होमोजेनस का अर्थ क्या रहेगा कि हम जो विलियन बनाते हैं उन विलियन को घटकों को आसानी से अलग नहीं कर सकते। घोलने के बाद में पूरा का पूरा एक समान हो जाता है। ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो विलियन है, विलियन के घटक, ये ध्यान रखना, विलियन के घटक। अब आपने कई बार अपन जैसे क्लासरूम वगैरह में क्वेश्चन बाय द वे ज्यादातर पूछा जाता है कि विलियन क्या होता है, तो सभी क्या जवाब देते हैं, विलायक प्लस विलेय क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं है। विलायक और विलेय तो इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। और विलियन की एक्चुअल में परिभाषा क्या रहेगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, विलियन कहलाता है। तो इसके घटक क्या हो जाएंगे, इसके घटक कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है विलायक, और विलायक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। विलायक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सेकंड है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, सॉल्यूट। अब देखो जब भी हम कोई विलियन बनाते हैं तो विलियन के लिए क्या करते हैं, एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, यानी कि एक में दूसरे को घोलेंगे। जिसमें हम घोलते हैं वो तो होता है अधिक मात्रा में, और जिसको घोलना होता है वो कम मात्रा में होता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे नींबू पानी बनाते हैं, सबसे इजीली हर घर में बनता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जल होगा, नमक होगा, चीनी होगी, नींबू का रस होगा, ये रहेगा ना इसमें। अब इसमें क्या रहेगा, ये जो जल है अधिकतम मात्रा में यही रहता है, नमक और चीनी है और नींबू का रस अपने स्वाद के अनुसार क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जल है वो तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बाकी के जो घटक हो गए ये कौन से हो जाएंगे, विलेय। यानी कि जिसमें घोला जाता है वो विलायक
और जिसे घोला जाता है वो कौन सा हो जाएगा, विलय होगा। तो विलय क्या होगा, इसकी मात्रा क्या रहेगी, मात्रा रहेगी अधिक, जिसमें घोला जाता है, यानी कि विलयन का वह कहता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें घोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलय के द्वारा ही विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। यानी कि विलय की क्या करता है कि जो विलयन बनेगा वो गैस से बनेगा, द्रव बनेगा या ठोस बनेगा, वो किस पे निर्भर करता है, विलय पे। यदि आपने विलय गैस लिया है, फिर विलय चाहे आप कोई सा विलय लो, गैस, द्रव, ठोस कोई सा भी, तो विलयन जो विलयन बनेगा वो परमानेंट कैसा बनेगा, गैस से बनेगा। यदि आपने द्रव विलायक लिया है तो विलयन भी द्रव बनेगा, और यदि विलायक आपने ठोस लिया है तो विलयन भी कैसा बनेगा, ठोस बनेगा। फिर आता है विलय, सॉल्यूट। तो इसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा कम रहेगी, और जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है, और इनकी जो संख्या होगी, संख्या एक से अधिक हो सकती है, एक है एक से अधिक, यानी एक तो रहेगा इससे ज्यादा हो सकती है। जैसे विलायक है, नींबू पानी बनाते हैं अपन, नींबू रस बनाते, तो उसमें जल हो गया विलायक। अब नमक है, चीनी है, नींबू का रस, ये तीन क्या हो गए, इसके विलय हो गए। कई क्या करते हैं, जिनके शुगर और डायबिटीज की बीमारी होती है, वो इसमें चीनी नहीं डालते, डायरेक्ट क्या डाल लेते हैं, नींबू रस डाल लेते हैं। ये जिसकी बीपी की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा नमक कम ले लेते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे अपने चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, तो उस समय बीपी डाउन हो जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में नमक थोड़ा सा मिला के उसके नींबू पानी का अपन सेवन करते हैं, तो बीपी थोड़े टाइम में वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या होगा अपने पास से विलयन। तो विलयन एक्चुअल में होता क्या है, तो विलयन क्या रहेगा, विलायक प्लस विलय, ये हो गया इसका घटक। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के जो प्रकार है उसको देखते हैं कैसे क्या है, वो देखते हैं भी। बिल्कुल इजी वे में समझना है, और केमिस्ट्री को आप बहुत इजी वे में कब समझ सकते हो, जब आप उसको डेली लाइफ से यूज करो। कि हम डेली लाइफ में जो कुछ यूज करते हैं वो सब के सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यदि आपने जिस दिन केमिस्ट्री के को यदि अपनी डेली लाइफ से यूज करने वाले जिन जिन से आप रिलेटेड करते हो, तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना और भी आसान है, हो जाएगा। तो देखो यहां से बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो ये आता है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होंगे। तो इसको हम टेबल बना लेते हैं। विलयन, विलायक, विलय, उदाहरण। देखो फर्स्ट विलयन कैसा हो, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन होगा तो उसके लिए देखो, गैसीय विलयन के लिए विलय क्या हो सकता है, परमानेंट क्या रहेगा, गैस रहेगा। विलय क्या हो सकता है, गैस, गैस, द्रव, गैस, ठोस। अब जो गैस गैस के उदाहरण, तो जो वायुमंडलीय गैस है वो सब आ जाएगी। O2 एवं N2 का मिश्रण, किसी भी दो गैसों का मिश्रण ले सकते हो आप। फिर आ जाता है इसमें गैस में आपको किसको मिलाना है, दारू को मिलाना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल रहेगा वायु में जलवाष्प। क्या हो जाएगा, वायु में जलवाष्प, जिसको आप आर्द्रता या जो नमी कहते हो, वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, गैसीय विलयन का, जिसमें गैस है विलायक और द्रव क्या रहेगा, विलय रहेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का N2 में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का N2 में मिश्रण। फिर गैस का क्या आ जाएगा, ठोस। गैस में आपको क्या मिलाना है,
ठोस मिलाना है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं। इसके अलावा आपको इसमें कपूर का N2 में मिश्रण, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैसीय विलयन का। फिर नेक्स्ट आ जाता है द्रव। द्रव के लिए क्या हो जाएगा, ये कैसा हो, द्रव हो, ये क्या हो, गैस हो। फिर ये द्रव, ये भी क्या हो, द्रव हो। द्रव और ठोस। अब देखो यहां से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द्रव में क्या मिलाना है, गैस। ये था गैस में हमने द्रव को मिलाया, अब क्या करना है, द्रव में गैस को। जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा हो जाएगा अमोनिया जल, अमोनिया जल। दारोदर पता आपको सभी को कि जल प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। जल प्लस एथेनॉल देखा होगा कि जो शराब अगर होती है तो जो शराबी होते हैं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है जिसको आप बोलते हैं देसी पवा नॉर्मल, तो देसी पवा में क्या करते हैं, थोड़ा सा वो क्या लेते हैं, शराब लेते हैं और उसमें फिर पानी मिलाते हैं। तो ये दोनों का जो मिश्रण बनता है वो कौन सा होता है, द्रव विलयन होगा। फिर द्रव में क्या मिलाना है आपको, ठोस मिलाना है। द्रव में आपको क्या मिलाना है, ठोस। जो परमाणु हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सब, इसका आ जाएगा जल प्लस नमक, जल प्लस शर्करा यानी कि चीनी हो जाएगा। फिलहाल इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट है ठोस। ठोस में क्या क्या आ जाएगा, यहां से इस ठोस के साथ गैस, ठोस के साथ द्रव, और ठोस में किसको मिलाना है, ठोस को मिलाना है। देखो इसका एग्जाम्पल, ठोस में क्या करना है आपको, गैस मिलाना है। तो देखो हो जाएगा इसका H2 का निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, प्लेटिनम या पैलेडियम पर अधिशोषण, यह मिश्रण बोल सकते हो, यह आपके 5th लेसन में आएगा। फिर आ जाएगा ठोस और द्रव। ठोस में क्या मिलाना है, द्रव मिलाना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है परमानेंट ध्यान रखना, धातु अमलगम। धातु अमलगम, अमलगम लिया जाता है पारे के लिए, पारा है जो मरकरी होता है। तो क्या करना है, जैसे कॉपर का अमलगम बनाना है तो इसके साथ हमने मरकरी मिला दी, ये हो गया। जैसे आपको जिंक का अमलगम बनाना है तो ये लिख लिया। ऐसे मैग्नीशियम कोई सा ले सकते हैं। ठोस में ठोस, ठोस में ठोस की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु में देखा होगा कि जितने भी जो गहने आते हैं उन सभी में क्या होती है, मिलावट आती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, ठोस का। ठोस में मिश्रण होता है। अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल हो दे सकते हैं कि जो सोना होता है शुद्ध अवस्था में बहुत ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, जिसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कैरेट में मापी जाती है। तो मिश्र धातु में क्या जाएगा, सोना प्लस कॉपर यानी तांबा का मिश्रण हो जाएगा। इसके अलावा इसमें पीतल, पीतल क्या होता है, जिंक प्लस निकल, और एक होता है कांसा। कांसा में क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस से टिन, कॉपर प्लस से टिन हो जाएगा। ये हो गया आपके विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पे। अब बात करते हैं इस लेसन का जो सबसे मोस्ट टॉपिक है वो है सांद्रता। देखो सांद्रता क्या होती है, तो हेडिंग लिखेंगे विलयन की सांद्रता। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन परमानेंट आता है आपके यहाँ से, या तो यहाँ पे रहेगा न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कोई भी सांद्रता शब्द होगा, उस सांद्रता शब्द की परिभाषा और उसका सूत्र लिखना होता है, या विभिन्न सांद्रता जो इकाइयां हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है वो देखना आपको। तो देखो सांद्रता एक्चुअल में होती क्या है कि हम किसको कितना क्या मिलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि घर के अंदर जैसे मान लो चाय बनाती है, चाय, तो चाय में अपन क्या करते हैं, इसमें पानी होगा, दूध होगा, इसके अलावा चीनी होगी,
चाय पत्ती होगी, इसके अलावा अन्य घटक भी ले लेते हैं। रहेगा इतने। अब जब भी हम क्या करते हैं, चाय वगैरह होते हैं तो अपन क्या करते हैं, कोई मीठे के ज्यादा शौकीन होते हैं तो अपन थोड़ा सा इसमें मीठा कम डाल देते हैं, चीनी कम डाल देते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें तो चीनी कम डली हुई है। कोई ये नहीं कहता कि उसमें दूध ज्यादा डाल दिया, पानी ज्यादा डाल दिया, कोई नहीं बोलेगा। सीधा क्या कहोगे, चीनी कम है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें दूध वगैरह कम रह जाता है, तो क्या कहते हो, कभी भी आप ये नहीं कहते पानी ज्यादा डाल दिया, आप कहते हो कि इसमें तो दूध तो डाला ही नहीं है, दूध कम है। तो उसका अर्थ क्या हो कि यहाँ पे पानी है वो तो हो गया विलायक, बाकी का सब क्या हो गया, विलय हो गया। ऐसे अपन कोई भी मान लो नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी के लिए वही है जल प्लस शर्करा प्लस नमक प्लस रस हो जाएगा नींबू का। अब उसमें देखो ये हो गया विलायक, बाकी के क्या हो गए, विलय हो गए। अब होता क्या एक्चुअल में, नॉर्मली इनमें जब आप बात करते हो नींबू रस की या नींबू पानी की जब बात करते हो, तो उसमें आप डायरेक्ट क्या कहते हो उसमें, कि इसमें नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया, चीनी कम हो गई या ज्यादा हो गया, नींबू डाला ही नहीं है। कभी भी ये नहीं कहते कि इसमें पानी ज्यादा है या पानी कम है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ये जरूर होता है घर के अंदर, यदि कोई भी छुपा रुस्तम होता है तो वो क्या करता है, इसमें जो बनाता है, जैसे मान लो कोई गेस्ट वगैरह है वो बात अलग है, लेकिन आप जैसे जब बनाते हो तो पहले क्या करते हो कि जितना पानी लिया उसमें नमक चीनी वगैरह सब बिल्कुल फिक्स रेशियो में रहता है। आप उसमें से क्या करते हो, एक गिलास वगैरह पी लिया और फिर उसमें क्या मिलाते हो, वो पानी, वो आपकी अलग बात है। लेकिन जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो डायरेक्ट ये कहते हैं कि चीनी ज्यादा है या नमक ज्यादा है। ये तो कहते हो यार नींबू इसमें डाला ही नहीं है, नींबू का रस ज्यादा हो गया, तो बस एक आधा जल को कभी भी नहीं लेते। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब सांद्रता शब्द लेते हैं तो वो सांद्रता शब्द एक्चुअल में होता क्या है, विलय की मात्रा। सांद्रता जो शब्द लिया जाता है एक्चुअल में किससे रिलेटेड होता है, विलय से संबंधित होता है। बोलते विलियन है, बोला में से विलियन ही जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्ट जो संबंध होगा वो किससे रहेगा, विलय से। यदि आपने किसी भी पदार्थ में यदि विलय जिसको बोला जाता है ज्यादा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और यदि कम कर दिया तो वो पतलापन आ जाता है उसमें। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा विलयन है, उसकी जो सांद्रता पर निर्भर करती है वो किस पे निर्भर करती है, विलय पे निर्भर करती है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी, विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित भी ले सकते हो और घुली हुई, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। और एक्चुअल में जो सांद्रता होती है वो क्या करती है, विलयन का संगठन होती है। यानी किसी विलयन की यदि सांद्रता बता दी तो उसका संगठन बता देगी। संगठन के अंदर क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ किसमें कितना घुला हुआ है, कौन सा पदार्थ किसमें कितना घुला हुआ है, वो उसका क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगी यहाँ पे इसकी विलयन सांद्रता पद्धति। सांद्रता पद्धति कुल 3 पद्धतियां होती है। कुल कितनी होगी, 3 पद्धतियां होगी, जिनमें केवल आपके 2 ही दे रखे हैं, और उन 2 में भी पूरे नहीं देखे, उसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, वो ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार तीनों को बता रहा हूं। फर्स्ट पद्धति होती है आयतन आयतन पद्धति, जिसको हम V बाई स्मॉल v कैपिटल V या V बाई V। सेकंड होता है इसका भार आयतन पद्धति, W बाई V रहेगा इतने। एक थर्ड होती इसकी
भार भार पद्धति, W बाई डब्ल्यू। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि हमारे पास जो पहला शब्द है, इन सभी का जो पहला शब्द है, पहला शब्द हमेशा आता है विलय के लिए। प्रथम शब्द में से किसके लिए आएगा, विलय के लिए होगा, और सेकंड जो बाद वाला आएगा ये विलायक और या विलीन के लिए होगा। तो ध्यान रखना, पहला शब्द देख लेना, इसकी भौतिक अवस्था जाएगी कि यदि आयतन है, आयतन का मतलब विलीन है, सॉरी आयतन है, इसका मतलब ये द्रव्यावस्था में, और भार आते ही कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान भार के रूप में हो जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, इसकी केवल एक ही पद्धति, इसमें केवल एक ही है, वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत V बाई V%। तो रहेगा इसमें भार आयतन पद्धति, इसके कुल 4 है। एक तो होता है भार आयतन प्रतिशत W बाई V%। सेकेंड हो जाएगा इसके अंदर मोलरता, मोलेरिटी। थर्ड नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। फोर्थ हो जाएगा इसका फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। हो गए इतने। फिर भार पद्धति है, इसके भी 4 प्रकार है। पहला आता है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम भार की जगह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ले सकते हैं। द्रव्यमान आयतन है प्रतिशत, इसकी जगह क्या जाएगा, यहाँ पे आयतन हो गया, फिर आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, W बाई W%। हो गया। सेकेंड हो जाएगा मोललता, मोलेलिटी। ये ध्यान रखना, इसको जरूर ध्यान में रखना, मोलरता है या लता है, रता है या लता है, मोलेरिटी है या मोलेलिटी है, इसका ध्यान में रख लेना। फिर इसके बाद में आ जाए थर्ड है, इसमें आता है मोलबिन, जिसको हम बोलते हैं मोल प्रवाज या मोल अंश, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और लास्ट आ जाता है इसके अंदर पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, ppm। रहेगा इतने। तो आपके पास कुल साध्यता पद्धति होती है 3। एक तो होती है आयतन पद्धति, जिसके केवल एक या आयतन प्रतिशत V बाई V%। एक होता है भार आयतन पद्धति, भार आयतन पद्धति को फिर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फिर फॉर्मलता। और लास्ट आता है फिर भार पद्धति, भार पद्धति। इसमें के अंदर आ जाता है W बाई W% यानी द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, मोलबिन और ppm। जो गए। अब हमारे पास जो आपके जो सिलेबस में है वो एक्चुअल में ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। एक तो आता है आपके W बाई V%, एक हो जाएगा मोलरता, नॉर्मलता आपके प्रैक्टिकल में काम में आएगी। ज्यादातर ये कहाँ पे आती है, प्रैक्टिकल में काम में आती है। फॉर्मलता का आपका कोई भी यूज नहीं होगा। द्रव्यमान प्रतिशत आपके हर क्वेश्चन में आएगा। ये जो आता है द्रव्यमान प्रतिशत, ये जो कोई भी प्रतिशत आएगा वो दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करता है। मोललता, मोलबिन और ppm, ये ध्यान रखना यहाँ से। तो मेनली इनको अपन क्या करेंगे कि फॉर्मलता को छोड़ देंगे और बाकी की सबको क्या करते हैं, हम डिस्कस से करते हैं। अब देखो हमारा जो मेन रहेगा, एक बार जो सिमिलर है उनको मैं एक साथ लूंगा,
जैसे मैं ले लूंगा प्रतिशत, प्रतिशत वाले तीनों को एक साथ ले लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। फिर मैं ले लूंगा यहाँ पे मोलरता और मोलरता और जो मोलरता है उसको एक साथ ले लूंगा। ऐसे डिस्कस कर लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो मैं एक बार सबको डिस्कस को सभी को डिस्कस अलग अलग करता हूँ, फिर एक साथ देख लेंगे। देखो यहाँ से इसमें चलो मैं रब करता हूँ इनको। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रतिशत ले लेता हूं मैं, तीनों के तीनों एक साथ ले लेता हूं। पहले ले लेता हूं v बाई वी परसेंट, सेकेंड ले लेता हूं मैं w बाई वी परसेंट, और थर्ड ले लेता हूं मैं यहाँ पे w बाई वी परसेंट, और थर्ड ले लेता हूं मैं यहाँ पे w बाई w परसेंट। अब ये ऊपर वाला स्मॉल रहता है परमानेंट धारक, कैपिटल भी रख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला आता है विलय आता है, विलय को हमेशा। अब यहाँ पे जो विलियन है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ से, जब हम बात करते हैं विलियन की तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय लेंगे। आपको करना क्या है कि जिससे मान लो डब्ल्यू हर जगह आएगा, विलय के लिए बार होता है, इसका बार होता है, ऐसा इसका द्रव्यमान आएगा तो एम आ जाएगा। तो हमें करना है क्या है, विलय के लिए परमानेंट कैपिटल वर्ड लेना है और इसके लिए हमेशा परमानेंट क्या लेना है, स्मॉल। जैसे आ गया W तो ये हो जाएगा W, M है तो ये स्मॉल एम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया। लेकिन इसकी बजाय इन सबको दूर करने के लिए विलायक जहां जहां होगा वहां पे A लेते हैं और विलय के लिए परमानेंट क्या यूज करेंगे, B यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कैपिटल लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख दो A और यहाँ पे लिख दो B, कभी भी कंफ्यूजन है नहीं होगा। कब स्मॉल है कब लार्ज करना है, ये भी आपके जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हो जाएगी परमानेंट। तो ध्यान रखना ये कि विलय के लिए A यूज करना है और विलय के लिए परमानेंट क्या यूज करना है, आपको B यूज करना है। और जहाँ पे केवल एक ही देने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से प्रतिशत कैसे निकालते हो, सामान्य फॉर्मूला कैसा होता है प्रतिशत निकालने का, तो गिवन अपॉन टोटल इनटू 100 ये तो होता है। यानी कुल में आपके पास कितना है, जैसे मान लो आप एग्जाम में बात करते हैं कि जैसे मान लो आपका टोटल पेपर है 600 का, उन 600 में आपके पास आपके जो नंबर आए वो गलती से मान लो 310 नंबर आ गए, आना तो नहीं चाहिए किसी के भी, लेकिन 310 आ गए। अब देखो यहाँ से 310 आ गए तो इसका प्रतिशत कैसे होगा, तो ये तो हो गया कुल, ये हो गया गिवन, तो 310 बटा 600 इंटू 100, ये हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से इसी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 50, फिर यहाँ से 50.1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से 6 6 36, 50.16 हो गई समथिंग, हो जाएगा इतना। ऐसे कर लोगे तो प्रतिशत कैसे निकालना है, गिवन अपॉन को टोटल। अब यहाँ से देखो जब भी आपके यहाँ पे W आएगा वो लेना है मात्रा आपको ग्राम में। यहाँ से आप इनको सोल्व करते हैं, W जहां पे होगा चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो वो लेना आपको ग्राम में, और V जहां पे आता है वो लेना आपको ml में, मिलीलीटर में। तो देखो यहाँ से इसमें क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई वी परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से विलय का आयतन या मात्रा, विलय की मात्रा लिख दो, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आयतन लिखो बाहर, ये कुछ भी झंझट नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या लिख दो, विलय की मात्रा। पर यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, क्या लिखोगे, ml, और मात्रा की जगह आप क्या लिख सकते हो, आयतन भी। और फिर क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन आता है कुल अपने आप हो जाता है ml इंटू 100, या विलियन की मात्रा। इसके लिए क्या हो जाएगा, W बाई वी परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से विलय की मात्रा, और मात्रा लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा ग्राम, और यह लिख दो बार, बार लिखोगे तो भी आपको ग्राम लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, विलियन का आयतन, और विलियन का जो आयतन होगा वो किस में होगा, ml में इंटू 100।
W/W% का फॉर्मूला ये रहेगा, W/W% तो क्या हो जाएगा यहाँ से, विलेय का भार किसमें आ जाएगा, ग्राम में, और विलियन का भार ये भी किस में होगा, ग्राम में, इंटू 100। ये हो गई यहाँ से। तो अभी यदि परिभाषा वगैरह नहीं आती कभी भी, आपको लिखा ध्यान रखना कि गिवन अपॉन टोटल, तो यहाँ पे इसको परिभाषा में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, और इसका क्या हो जाएगा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा हो जाएगा। इतना ये हो गया आपके प्रतिशत हो गए। जैसे मान लो मैं इसका ये ले लूं 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% मैंने क्या ले लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया। एक मैं ले लेता हूं 10% क्लोरोफॉर्म इन बेंजीन, और 10% कॉपर इन गोल्ड। देखो इसका मतलब समझना क्या होगा, या अपन ये भी ले सकते हैं, इसी के लिए इसके दो जाएंगे, इसका ले लेते हैं W/V% और इसी का है W/W%, ये भी ले सकते हैं, और इसका हो जाएगा V/V%। तो इसका मतलब क्या रहेगा, टोटल परसेंट जब भी प्रतिशत आएगा परमानेंट 100 में से निकालना है, तो 100 कब होगा, विलेय प्लस विलायक तब जाके 100 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% है, तो आप किसी में भी रख लो, यहाँ पे परसेंट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो एक्चुअल में होती है विलेय की मात्रा। प्रतिशत मात्रा क्या रहेगी, विलेय की मात्रा, विलियन का आयतन इंटू 100। तो जब इसका निकालते हैं तो प्रतिशत, इसका जैसे मान लो किसी की विलेय की मात्रा निकालनी है V/V%, तो यह आ जाएगा ml अपॉन, यह आ जाएगा VmL, कैपिटल ml इंटू 100। हमें क्या निकालना है, स्मॉल v निकालना है, तो इसका क्या आ जाएगा V/V% इंटू VmL इंटू 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 100। तो क्या आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 10%, ये ml में, ये कितना देगा ml 1000, सॉरी 100, और ये 100। तो एक्चुअल में जो प्रतिशत होता है वही क्या होती है, इसकी विलेय की मात्रा। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज है वो 90 ml पानी में घुला हुआ है। इसका क्या हो जाएगा 10 ग्राम, वैसे ग्राम और ml अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पे हम दोनों को एक ही मानेंगे एक बार। तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml पानी में घुला हुआ, और इसका लेंगे तो क्या जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है वो 90 ग्राम जल में घुला, क्योंकि पानी उसको तोल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, तो इसके लिए क्या जाएगा 10 ml किस में घुला हुआ है, 10 ml 90 ml बेंजीन में घुला हुआ है, जाएगा इतना ही। तो ये हो गया आपके प्रतिशत। तो आप प्रतिशत में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो देखो यहाँ से इसमें ये आपको यूज आएगा, ये परमानेंट। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वहां पे इसको जिसका जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वहां पे आपको परसेंटेज में जो वैल्यू होगी उस बेस पे आपको उसकी विलेय की मात्रा को ध्यान में रखना है। हो जाएगा इतना ही। अब बात करते हैं उसके बाद में मोलरता। देखो मोलरता और नॉर्मलता को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स। देखो यहां से इसमें पहले ले लेते हैं मोलरता, मोलेरिटी। इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, इससे शो करोगे कैपिटल एम से। तो देखो यहां से चलो इसके साथ साथ अपन मोललता को भी डिस्कस कर लेते हैं। मोललता, मोलेलिटी, स्मॉल एन। देखो क्या करना है, दोनों एक जैसी है, थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है।
देखो, मोलरता की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो यह आता है कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा यहां से? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और इसकी जब हम परिभाषा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक, क्योंकि ये कौन सी पद्धति का होता है? W/W का। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, उपस्थित की जगह आप बुलावा ले सकते हो, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दोनों की परिभाषा सेम है, यानी कि दोनों में मोल, जहां पे मोल शब्द आ जाता है वो मोल से संबंधित होगा। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो तो क्या हो जाएगी? मोलरता होगी। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या। हो गई इतना। फिर इसके बाद में आता है इसकी इकाई। इकाई की जब बात करते हैं तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, इंग्लिश में लिखे तो मोल पर लीटर। हो गई है। इसी को हम बोलते हैं मोलर भी, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे। इसका क्या हो जाएगा? मोल, इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर केजी। और अपन छोटी इकाई ले तो मोल पर ग्राम भी यूज कर सकते हैं। और इसका क्या लिख सकते हैं? मोल पर ml, मोल पर ml यूज कर सकते हैं। योगी, अब इसका जब अपन फॉर्मूला निकालते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलरता के लिए क्या जाएगा? विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें है? लीटर में। विलियन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। और इसके लिए क्या हो जाएगा? मोलरता के लिए विलेय के मोल अपॉन विलाय का भार या द्रव्यमान, ये किसमें रहेगा? केजी में। हो इतना। अब यदि आपके पास विलेय के मोल पता चल जाए तो आप इजीली किसी भी विलेय की मोलरता निकाल सकते हो। तो देखो यहां से मोल को डिनोट करते हैं एन से, और इसको डिनोट करते हैं वी से, और ये किस में रहेगा? लीटर में। ये हो गया इक्वेशन 1। तो देखो यहां से मोल इक्वल टू क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार, अणुभार लिख दो या मोलर द्रव्यमान। ये भी किस में होगा? ग्राम में होगा। अब जो विलेय का भार है उसको WB ले लिया हमने, और ये ले लिया हमने MB। हो गया कोई? ये स्मॉल, इसको स्मॉल लेना पड़ेगा तो B से ले लो, हो जाएगा। अब यदि अपन इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 एवं 2 से, यदि 2 में यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो जो क्या आ जाएगा? कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V लीटर में। वही है कि जब आपके पास विलाय की मात्रा या विलियन किस में दे रखा हो? लीटर में दे रखा हो। तो ये फॉर्मूला देखिए, मान लो आपको दे दिया 250 ml, ml में मात्रा दे दी, तो आपके पास क्या होगा कि जो ml है उसको पहले या तो लीटर में बदलो, फिर यहाँ पे लिखो। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले को ml में बदल दे तो क्या रहेगा कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। तो 1 ml बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 लीटर हो जाएगा। यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1 निकालेंगे तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जगह इसको रखेंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन 1000, जिसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन
MB इंटू 1000 अपॉन V, और ये किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से VL है, पहले यहाँ पे क्या लीटर है, और ये बटे में भी क्या रहेगा लीटर, लीटर से लीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास ये हो गया ml में। तो आपको ध्यान रखना ये और ये कोई सा भी हो, सेम वैसे की वैसे रहेगा इस साइड वाला। तो जहां जहां आपको क्या दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, उसकी जगह केवल बाहर करना विलायक का। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, वही मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा n अपॉन डब्ल्यू, n अपॉन डब्ल्यू, n क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB, ये इक्वेशन 2 और ये हो जाएगी इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, तो स्मॉल m इक्वल टू, इसकी एक और इकाई होती है मोलर, जैसे इसकी मोलर वैसे इसकी हो जाएगी मोलर। तो देखो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA, और ये किस में रहेगा, केजी में, किस में दे रखा है, ये केजी में दे रखा है। अब वो ये यदि विलाय की मात्रा ग्राम में हो तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू WB अपॉन, क्योंकि आपको वो पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, और ये किस में हो जाएगी, ग्राम में। ये होगी आपकी मोलरता होगी। तो देखो मोलरता और मोलरता दोनों को एक साथ ध्यान में रखना है, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं होना है। तो विलायक में तो उसमें मोलरता में क्या होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोलरता में क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक। तो बस इतना सा फर्क है फॉर्मूले में, इसमें V आता है और इसमें क्या आएगा, WA हो जाएगा। इतना ये हो गया आपके पास मोलरता व मोलरता। अब देखो यहाँ से इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ध्यान रखना ये, चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक दे रखा है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल 500 ml विलयन ग्लूकोज कर लेते हैं, विलयन बनाया गया है, तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता W/V% एवं मोलरता में ज्ञात कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहां से एक तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसका कि इसमें 2% W/V%, 2% W/V% NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए, 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता हो। तो देखो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके।
तो देखो यहां से इसमें बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां से, इसमें ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, इसका सूत्र ध्यान रखना H2C2O4 डॉट टू H2 को ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्जेलिक एसिड के 250 ml सेमीमोलर विलियन बनाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल की कितनी मात्रा चाहिए। एक ही होगा, एक और ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। चार ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये हो गई क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करो। देखिए पहले आपको क्या करना है, इसमें गिवन क्या है उस बेस पे आपको इनका आंसर देना है। तो देखो पहले 10 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है, तो W/V% देखना आपको। तो देखो W/V, तो W/V% का क्या होता है, विलय की मात्रा कितनी दे रखी है इसमें 10 ग्राम, कुल दे रखा है, कुल आपको पहले से दे रखा है 500, कुल पहले से ही देखा, ये ऐसे बोल देता कि 500 ml जल में, तो आपको फिर 10 और जोड़ना होता, तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो यहां से ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2% हो गया इतना। सेकंड है इसमें मोलरता, तो मोलरता देखो यहाँ पे कौन सा लगाना सूत्र, ये किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो आपके पास रहेगा WB/MB इंटू 1000/Vml। तो देखो यहाँ से WB की वैल्यू कितनी है 10, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका जब अपन मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो आता है इसका 180। क्यों, क्योंकि कार्बन है 6, एक का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन है 12, एक का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन है 6, एक का होता है 16। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 180। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 180, तो हो जाएगा 180 इंटू 1000 अपॉन, ये अपने पास कितना रहेगा 500, इससे डिवाइड करेंगे 2 और फिर 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 9, तो 1/9, 1/9। और जब हम 1/9 की बात करते हैं तो आता 0.11 पर m। बस या तो लिख दो मोल पर ml लिख दो, या कैपिटल M लिख दो, हो जाएगा इतना है। इसकी बात करते हैं 2%, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या ज्ञात करना है, W/V% दे रखा आपको, क्या दे रखा है W/V% गिवन है, कुल विलियन पता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है W। तो ये हो जाएगा यहाँ से इसमें W/V% इक्वल टू W/V इंटू 100। देखो W कितना दे रखा है, यहाँ से W आपको फाइंड करना है, तो आपको W फाइंड करना है, तो W इक्वल टू W/V% इंटू V अपॉन 100। W/V% कितना दे रखा है 2%, से परसेंट कैंसिल हो जाएगा,
100 रखते हैं और यहाँ से v कितना दे रखा है आपके 400/100। यहाँ से आते ही कितना हो जाएगा 8 ग्राम। यानी कि आपको यदि 400 ml रीजन बनाना है 2%, तो उसके लिए आपको NaCl कितना चाहिए 8 ग्राम। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो यहाँ से इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, पहले इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या जाएगा इसका Mb। देखो हाइड्रोजन है कितने होंगे टोटल 2, कार्बन होंगे 2, 12 दूना 24, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 का हो गया 16 चौक 64, प्लस यहाँ पे एक H2O का होता है 18, तो ये कितना हो गया 36। जब हम इनको ऐड करते हैं तो आया आता है 126। वेट ना, अब ऑक्जेलिक अम्ल की कितनी मात्रा चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपके पास होता है कैपिटल M इक्वल टू WB/MB इंटू ml में दे रखा है तो 1000/Vml। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे WB तो आ जाएगा M इंटू MB और फिर आ जाएगा यहाँ से Vml में अपॉन 1000। अब देखो यहां से दे रखा है सेमी, ध्यान रखना एक होता है सेमी होता है आधा, एक होता है सेंटी का अर्थ होता है 1/100 और एक सेंटी 1/10 1/100 और मिली जब भी आता है 1/1000 हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटी वगैरह जब भी ये आते हैं तो इनका अर्थ क्या होता है, और डेसी आता है तो 1/10, ये ध्यान रख लेना। सेमी 1/2, सेंटी 1/100, ये ध्यान रख लेना, सब ज्यादा ये आता है। तो देखो यहां से m की जगह क्या रखना है 1/2, MB की वैल्यू क्या है 126, V कितना दे रखा आपको 250, फिर नीचे क्या दे रहा है 1000, ये कितने से कैंसिल आउट होगा 4 से, ये 26 कितनी बार गए ये 12 6 63, इसको यदि अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 3 1 5, यह जाएगा 2 और इसको और सोल्व करते हैं तो यह जाएगा 15.75 ग्राम। कितना जाएगा 15.75 ग्राम, ये हो जाएगी इसकी मात्रा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोलने पर विलीन की सांद्रता। बस आपको देखना है सांद्रता कौन सी होगी, क्योंकि मोलरता भी हो सकती है, नॉर्मलता वगैरह कोई सा भी हो सकता है। तो ये टर्म देख लेना, ये ग्राम है और ये भी ग्राम है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या याद करना है मोलरता हो जाएगी। आप खुद सॉल्व करोगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, जिसको तुरंत ही सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं उन सभी स्टूडेंट का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं जो फर्स्ट लेसन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इन सभी वीडियो का लाभ लेने के लिए आप फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक उसको अंत तक जरूर देखें। और आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि अपन किसी YouTube वगैरह पे पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि जैसे हम कोई क्लास में बोर्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपको सॉल्व आउट करना है। आगे इससे रिलेटेड जो पॉइंट होगी, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।